हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो आधुनिक भारत का इतिहास ये रोशन आनंद सर का बनाया हुआ नोट्स है जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और जीएस आधारित सभी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर में दिया गया है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो ऐसे ही चैप्टर वाइज मैं इसको करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। इसमें पुर्तगाल और स्पेन ने अग्रणी भूमिका निभाया। 1487 में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यो डियाज ने अपने देश के राजा जॉन द्वितीय के संरक्षण पाकर भारत खोजने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह अफ्रीका के दक्षिण तट तक पहुंचा। इसका नाम केप ऑफ गुड होप उत्मासा अंतरिप रखा। वर्ष 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा और वहां के लोगों का नामकरण रेड इंडियन का किया। 1498 पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। वास्को डी गामा गुजरात के व्यापारी अब्दुल मनुद की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट यानी मालाबार तट पहुंचा। वहां के राजा जामोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। दोबारा 1502 में आया। दूसरी यात्रा अल्ब्रेज कैम्ब्रोल 1500 में। सर्वप्रथम यूरोपीय देश से पुर्तगाली भारत आया और सबसे अंतिम में पुर्तगाली उपनिवेश का अंत हुआ। पुर्तगाली भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय था। प्रथम फैक्ट्री कालीकट 1500 अल्ब्रेज कैम्ब्रोल जमोरी ने बंद कर दिया। पुर्तगाली ने 1503 में भारत में अपना फैक्ट्री केरल के कोची में स्थापित किया। पुर्तगाली ने 1503 में भारत में अपना फैक्ट्री केरल के कोची में स्थापित किया। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाया। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत संघ शासित क्षेत्र का दर्जा गोवा को प्रदान किया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पुर्तगालियों ने भारत में कॉटेज व्यवस्था लागू किया। मुगल शासकों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के काल में स्थापित हुआ। पुर्तगाल ने मध्य एशिया से आलू, तंबाकू, मकई भारत लाया। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे उन्हीं ने खोज किए थे। 1503 में काली मिर्च और मसाला के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई। इसके बाद कैनूर 1505 में पुर्तगाली ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का इजाज़त दी। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। नीनो डी कुन्हा 1529-1538 तक अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। कौन था? नीनो डी कुन्हा। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया और सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बनाई।
नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसिन 1534 व द्वीप 1535 पर आधिपत्य कर लिया। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी हार्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। भारत का जापान के साथ व्यापारी का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। उसके बाद आया था डच को नीदरलैंड भी बोलते हैं, या हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। कॉर्नेलियस हॉटरमैन प्रथम डच यात्री था, जिन्होंने 1596 में भारत की यात्रा की। 1602 में बेरिंगंदे ओस्ते इंडेसे कंपनी BOC के नाम से डच कंपनी की स्थापना हुई। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाने एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया, जहां वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। भारत से वस्त्र का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध के बाद हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तीसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, जो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारी ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टेंडिंग टू द ईस्ट इंडिया ऑफ लंदन टेंडिंग टू द ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्व देशों से व्यापारी करने का एकाधिकार पत्र दे दिया, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री गुजरात के सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। इस 1612 ईस्वी में मान्यता मिला। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री गुजरात के सूरत में 1608 में स्थापित हुआ और इसे 1612 में मान्यता मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस था। 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुआ, जिसे शीघ्र ही कर्नाटक की सरकार ने मान्यता दे दिया। इस प्रकार भारत के प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मछलीपट्टनम है। 1608 में जेम्स प्रथम हॉकिंस, जहांगीर, आगरा दरबार। 1615 में जेम्स प्रथम के समय सर टॉमसरो, जहांगीर, अजमेर। फ्रांसीसी डे 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाया गया। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाया गया। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज द्वितीय के साथ हुआ। पुर्तगाल के राजा ने उपहार स्वरूप बंबई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दिया। 1665 में चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यह क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उसान ने मात्र 1200 रुपया में वार्षिक किराए पर कंपनी को सुल्तानती गोविंदपुर और
काता का जमींदार प्रदान किया, जिसे 1700 ईस्वी में जॉब चार्नॉक ने तीनों को मिलाकर वर्तमान कोलकाता नींव रखा। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। 1717 में मुगल बादशाह फ़रुखसियर ने एक फरमान के तहत अंग्रेजी कंपनी को खुली छूट दिया, जिसे कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद डेनिश आया। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आया। डेनिशों ने 1620 में ट्रैकोवर तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डेनिशों ने 1620 में ट्रैकोवर और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोवाल्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किया गया। 1669 मुसलीपट्टनम दूसरा फ्रांसीसी मार्टिन ने 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई। प्रथम सूरत में हुआ था, दूसरा स्थापित हुआ था मुसलीपट्टनम में 1669 में। फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी और 1673 में इसे अपना मुख्यालय बनाया। ये पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। 1673 में बंगाल के नवाब शाहिस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। इस दौरान फ्रांसीसियों गवर्नर डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता का भारत राज्य में हस्तक्षेप, फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48, ये एला सॉपल संधि के तहत खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 53, इसमें पांडिचेरी की संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, पेरिस की संधि हुई थी। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ये तमिलनाडु में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रांसीसी काउंट लाली जिनको हार हुआ, आयरकुट को जीत हुआ था। गिराल्ड अंगियर बम्बई का संस्थापक, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक, जॉन सुरमन मुगल सम्राट फ़रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया, रॉल्फ फिच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का चैप्टर नंबर 4 मॉडर्न हिस्ट्री का है। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था। तो देखिए, बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ, जो सूबेदार था शाह शुजा से अनुमति लेकर खोला गया था। 1700 में औरंगजेबों ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। औरंगजेब के निधन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की नींव मुर्शिद कुली खां ने डाला। मुर्शिद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नए नगर बसाया। अपनी राजधानी ढाका के बदले मुर्शिदाबाद को बनाया। फ़रुखसियर उड़ीसा की सूबेदार भी मुर्शिद कुली खां को दिया। फ़रुखसियर ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दिया। मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा और तकावी ऋण किसानों को प्रदान किया। मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 में हो गया। तत्पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727-1739 बंगाल का नवाब बना। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से बिहार को बंगाल में मिलाया और यहाँ का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा
सरफराज खां 1739 में बंगाल का नवाब बना। 1740 में गिरिया के युद्ध बंगाल में युद्ध हुआ जिसमें अली वर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर दिया, अपने को बंगाल का नवाब घोषित कर लिया। अली वर्दी खां 1740 से 1756। अली वर्दी खां मुगलों को कर देना बंद कर दिया। इनके शासन काल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। 1751 मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया जिसमें अली वर्दी खां की पराजय हुई। उन्होंने उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया एवं 6 लाख वार्षिक देना स्वीकार किया। अली वर्दी खां ने और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के साथ करते हुए कहा कि अगर उसे नहीं छेड़ा जाए तो शहद देगी और अगर छेड़ा जाए तो वह काट कर खा जाएगी। अली वर्दी खां का निधन 1756 में हो गया। तत्पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, ढाका की बेगम और मौसेरा भाई साकेत जंग पुनिया ने किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मुख्यालय कोलकाता में था जिसे फोर्ट विलियम कहते थे। अंग्रेजों कंपनी ने इसका किलाबंदी करना आरंभ किया। ब्रिटिश इंडिया का व्यापारिक मुख्यालय कोलकाता में था जिसे फोर्ट विलियम कहते हैं। अंग्रेजी कंपनी ने इसका किलाबंदी करना आरंभ किया। नवाब सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस समय यहाँ के प्रधान रोजर ड्रेक और सेनापति मिनी चिन था जो भागकर बंगाल के फुल्टा बंदरगाह में जाकर छिप गया। सिराजुद्दौला कोलकाता को जीतकर एक प्रमुख व्यापारी मानिक चंद्र के हाथों कलकत्ता सौंपकर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा रहे थे। यह घटना मद्रास स्थित कंपनी के मुख्यालय पहुंचा तक वहां से वाटसन नौसेना एवं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक विशाल सेना कलकत्ता को जीतने के लिए भेजा गया। यह सेना जनवरी 1757 में कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद्र से समझौता कर पूरे कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। अलीनगर की संधि कब हुआ? 9 फरवरी 1757 को। इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के किलाबंदी का अधिकार दे दिया, युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपया दिया तथा 1717 के प्राप्त व्यापारिक अधिकार वापस अंग्रेजी कंपनी को दिया। 1717 के प्राप्त व्यापारिक अधिकार वापस अंग्रेजी कंपनी को दिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध बंगाल के प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला को हार हुई। सिराजुद्दौला जब युद्ध भूमि से वापस लौट रहा था तब मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर 1757 से 1760 तक क्लाइव का गधा या गिद्दड़ कहा जाता है। मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी को 24 परगना जिला और 1,77,00,000 रुपया दिए। मीर कासिम 1760 से 63 मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। इन्होंने मुंगेर में तोप व बारूद का कारखाना स्थापित किया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। यह युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी और संयुक्त सेना के बीच हुआ जिसमें अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई। कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुन्नो ने कर रहा था जबकि संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था जिसमें संयुक्त सेना का नेतृत्व शुजाउद्दौला ने किया। इस समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड था। इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की 2 संधि हुआ था, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था।
तो इलाहाबाद की संधि दो को हुआ था, एक 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात स्वीकार की गई। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर क्या किया गया? शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल के प्रथम नवाब नजमुद्दौला अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉडर्न हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 3, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60, फिर दूसरा बार बना था 1765 से 67। हीरो ऑफ ऑरकाट 1751 में कहा जाता था रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने प्लासी के युद्ध में कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था। इन्होंने अंग्रेजी कंपनी के तरफ से इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 62 को लागू किया। क्लाइव ने राजस्व की वसूली के लिए उप दीवान नियुक्त किया। बंगाल से मोहम्मद रजा खां, बिहार से राजा सिताब राय, उड़ीसा से राय दुर्लभ थे। अन्य गवर्नर ब्रिलास्ट 1767 से 69 तक, कॉटियर 1769 से 72, वॉरेन हेस्टिंग 72-74। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक रहते। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। इन्होंने आर्थिक सुधार के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको राजस्व बोर्ड बोलते हैं, की स्थापना किया। इन्होंने आर्थिक सुधार के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया। इन्होंने राजस्व की वसूली के लिए 5 जगह पर चुंगी घर की स्थापना किया, जैसे ढाका, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना। खजाना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया। इनके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधीन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग बने। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई। 1782 में जोनाथन ढक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। विलियम विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हॉलैंड ने संस्कृति व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्हीं के काल में 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क नामक सांसद द्वारा उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोप से मुक्त कर दिया। इसके बावजूद इन्होंने आत्महत्या कर लिया। सर जॉन मैकफर्सन 1785-86,
इसे के अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था सर जॉन मैफर्सन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में, फिर 1805 में। कॉर्नवालिस ने 1793 में कानूनों का संग्रह तैयार किया जिसे कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता था। यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा की नियुक्ति किया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त स्तंभरारी प्रथा, जमींदारी प्रथा लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के 19% भूभाग पर लागू था, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के बनारस का क्षेत्र था तथा उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र शामिल था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाया था। अस्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा तारा शंकर बंदोपाध्याय की रचना गणदेवता में मिलती है। सर जॉन शोर 1793 से 98, इन्होंने भारत में हस्तक्षेप की नीति अपनाया। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने अपनाया था। गुर्दा की लड़ाई 1795 में निजाम एवं मराठा के बीच हुआ था। गुर्दा का लड़ाई 1795 में हुआ था, निजाम और मराठा के बीच हुआ था। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। भारत में कंपनी राज के विस्तार के लिए सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज हैदराबाद हुआ, जो 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801, मराठा 1801, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 1803। इन्होंने ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। वेलेस्ली के काल में ही 1803 में अंग्रेजी कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में इन्हीं के काल में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। कॉर्नवालिस 1805, इनका दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ, लेकिन सिरगी शिमला में इनका निधन हो गया। सर जॉर्ज बॉले 1805 से 1807। 1806 में बेलोर कर्नाटक के सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार की धार्मिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे बेलोर का सिपाही विद्रोह कहा जा गया। इस समय मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिंग था, जिन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इनके शासनकाल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई। इसमें अंग्रेजी कंपनी की तरफ से मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। 1813 का चार्ट एक्ट पारित हुआ। 1813 में चार्ट एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक। इन्होंने भारत में कंपनी राज के विस्तार के लिए जिस नीति को अपनाया उसे फॉरवर्ड पॉलिसी या प्रसारवादी नीति के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में 1814-16 के बीच आंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ। नेपाल की तरफ से नेतृत्व अमर सिंह थापा गोरखा ने किया, जबकि कंपनी ने गिलेस्पी, मिलिक्स, गॉर्डन तथा ओक्टर लोनी के नेतृत्व में सोना गोरखाओं को खिलाफ भेजा। इसमें गोरखाओं की बुरी तरह हार हुई। यह युद्ध अंततः 1816 ईस्वी में सुगरौली चंपारण की संधि के तहत समाप्त हुआ। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। यह मराठों का सबसे बड़ा सहयोगी था। मैल्कम ग्रे नामक विद्वान ने पिंडारी को मराठों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा दिया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चित्तू करीम खां थे।
इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1817-1818 में हुआ। इस संघर्ष में मराठा शक्ति बुरी तरह परास्त हुआ। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेशवा का पद छोड़ना पड़ा तथा उन्हें पेंशन देकर विठूर यानी कानपुर भेज दिया गया। इन्हीं के शासनकाल में 1822 में टेनेक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। रैयत का अर्थ है किसान। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुन्रो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुन्रो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुन्रो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई, 1858 तक यह संपूर्ण ढक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कुल 51% भूभाग पर लागू किया गया। मद्रास, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई तथा इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। अब महलवाड़ी व्यवस्था क्या था? महाल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में लागू किया गया। यह व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत इत्यादि जैसे लागू था। यह ब्रिटिश भारत की भूमि के 30% भाग पर लागू था। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के बीच लड़ा गया। इसी युद्ध के दरमियान बैरकपुर बंगाल के भारतीय सैनिकों को बर्मा जाने के आदेश दिए गए, परंतु धार्मिक कारणों से 1824 में भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया तथा दबाव देने पर विद्रोह कर दिया। इस बैरकपुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत अंग्रेजी कंपनी के पक्ष में हुआ। इस समय बर्मा नरेश महाबंदुला था, जिन्होंने कंपनी के साथ यादूब की संधि किया। कालांतर में बर्मा को जीतकर 1885 में आसपास भारत में शामिल कर लिया गया। 1885 से 1935 तक बर्मा भारत में शामिल हुआ। 1935 के तहत या 1935 के एक्ट के तहत बर्मा भारत से 1936 में अलग हो गया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र देश बना, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र देश बना, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। बेंटिंग सामाजिक सुधार के तहत भारतीय समाज सुधार राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया। धारा 17। 1829 में इसे बंगाल के प्रेसिडेंसी में तथा 1830 ईस्वी में इसे बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी लागू किया गया। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बेंटिंग ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बेंटिंग के काल में 1833 के अधिनियम की धारा 87 के अनुसार योग्यता के आधार पर अब सरकारी सेवा में लोगों को भर्ती किया जाने लगा। रंग, जन्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी के काल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36।
इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836-42, इनके शासनकाल में 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का मरम्मत करवाया गया। इन्हीं के शासनकाल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। इस युद्ध में ऑकलैंड को जगह जगह पराजय का सामना करना पड़ा था, जिस कारण 1842 में उसे इंग्लैंड बुला लिया गया तथा एलनबरो को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। एलनबरो के प्रयास से इस युद्ध को अंत अंग्रेजी गवर्नर के पक्ष में हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 लॉर्ड लिटन। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 1921 जेम्स फोर्ड। लॉर्ड एलनबरो 1842-44। एलनबरो 1843 ईस्वी में सिंध को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। एलनबरो ने 1842 एक्ट के नियम 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई। एलनबरो के समय में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में एलनबरो के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848, इन्होंने नरबलि प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 1844 से 1848 तक रहा था। इन्होंने नरबलि प्रथा को समाप्त किया। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 था, जिसमें अंग्रेज विजय हुई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, अंग्रेजी कंपनी का सबसे ज्यादा विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ। डलहौजी के समय में ही भारत में कंपनी राज के विस्तार के लिए जिस नीति को अपनाया गया उसे राज हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहा गया। डलहौजी ने भारत में देशी रियासतों को 3 भागों में बांटा। स्वतंत्र देशी रियासत उसे कहा गया जिन्होंने कभी भी अंग्रेजी कंपनी के अधीनता को स्वीकार न किया, इसे गोद लेने का अधिकार था। दूसरा था अधीनस्थ रियासत, वैसे रियासत को कहा गया जिन्होंने न तो मुगल साम्राज्य के अधीन था या मराठों के अधीन था, परंतु बाद में अंग्रेजी कंपनी के अधीनता को मान लिया। गोद लेने से पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। आश्रित देशी रियासतों वैसे रियासत को कहा गया जिसकी स्थापना अंग्रेजी कंपनी अपने मसौदे के द्वारा किया। ऐसे राज्य को शासकों के उत्तराधिकार गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। हड़प नीति का क्रियान्वयन। सतारा 1848, डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने उसे उत्तराधिकार को यह कहकर अमान्य करार दिया कि सतारा राज लॉर्ड हेस्टिंग ने पुनः स्थापित किया था। जैतपुर और संबलपुर 1849, उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह निसंतान मर गया। मृत्युपूर्ण वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सका था, इसलिए विधवा रानी ने शासक प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन डलहौजी ने इसे अमान घोषित करते हुए संबलपुर को तथा उसी दौरान बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश राज में मिला लिया। डलहौजी ने आगे इसी नीति के तहत बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 तथा नागपुर 1854 का विलय भी किया। कंपनी ने 1856 ईस्वी में कुछ शासन के आधार पर अवध को कंपनी में शामिल कर लिया। इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह था, जिसे अपदस्थ कर बंगाल भेज दिया गया। डलहौजी के शासनकाल में पहली बार अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाया गया। डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार 1853 में मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाया गया था। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1856 में इन्होंने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। 1856 में इन्होंने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया
और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया। इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन किया, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा करते थे। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन किया, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856-62 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1757 ईस्वी का विद्रोह था। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 बहावी आंदोलन का दमन, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 तक रहा था। 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 इन्होंने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। एक अफगान ने 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872-76 पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन इसी के समय में हुआ था। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इन्होंने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। इन्होंने घोषणा किया, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। इन्होंने लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड न्यूटन 1876 से 1880 यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में इसे ओवन मैरीथिड के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। 1878 में लिल्टन ने भारतीय समाचार पत्र एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। सोम प्रकाश को प्रतिबंधित नोट पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया। लॉर्ड लिपन 1880-84 इसे भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड लिपन को इसके समय में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, प्रत्येक 10 वर्ष। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन ने 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। इन्होंने 1882 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इल्बर्ट विल को लेकर श्वेत विद्रोह हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दिया।
लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम ने के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडौन 1888-94, 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। डुल्ट रेखा का नियम निर्धारित हुआ। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894-98, इसने घोषणा की कि हमने भारत का तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। 1894 में इसने कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, अकाल की जांच के लिए लायन आयोग का गठन। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय रोनाल्डेस ने कर्जन की जीवनी लिखी। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय रोनाल्डेस ने कर्जन की जीवनी लिखी। कर्जन के कार्यों का आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। 1900 में पंजाब भूमि अन्यायक्रमक एक्ट पारित किया, जिसने किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास न जाए। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कर्जन 1903 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया। 1904 में अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ावा दिया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 पारित। मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। सर एंटली मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन। 1905 का बंगाल विभाजन। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्याग पत्र दे दिया। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्याग पत्र दे दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। कलकत्ता नगरपालिका की स्थिति पर व्यंग करे हुए इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोगी कर सकूं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास। 1908 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा मालो मिंटो सुधार 1909 पारित, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 में पारित। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 16। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। बाल विभाजन रद्द हुआ। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिसंबर 1912 में इन पर दिल्ली में बम फेंका गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लॉर्ड हॉर्डिंग BHU का कुलाधिपति बनाया गया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजशाह मेहता।
प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप थे गणेश शंकर विद्यार्थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। रॉलेट एक्ट पारित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921-26। 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर यूपी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड इरविन 1926-31। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड विलिंगटन 1931-36। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। लॉर्ड लिनिथगो 1936-43। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। लॉर्ड वेवेल 1944-47। शिमला समझौता 1945। कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। भारत को आज़ादी मिली। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक का मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है। चैप्टर नंबर 4। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य जैसे हैदराबाद। यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क 1724 में किया। इसका मूल नाम चिनकलीज खां था। ये आसफ जाही वंश के थे। निजाम उल मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुवारिज खां को सुकरखेड़ा 1724 के युद्ध में पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। निजाम का संघर्ष मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में हुआ, जिसमें निजाम की पराजय हुई। इन्होंने मराठों के साथ मुंशी शिवगांव की संधि किया, जिसके तहत निजाम ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुख नाम कर देना स्वीकार किया। 1748 में निजाम का निधन हो गया। 1798 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1798 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और 1948 में इसे पुलिस करवाए यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। इस समय नवाब थे मीर उस्मान अली था। अब चलते हैं अवध की ओर। तो अवध स्वायत्त राज्य की स्थापना शहादत खां 1722 में किया था, जिसका राजधानी था फैजाबाद। शहादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया। शहादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया। मोहम्मद शाह ने इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया। 1739 में मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खां को दिल्ली बुलाया। 1739 में शहादत खां को मृत्यु के बाद उसकी भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अब्दुल मसूद खां अवध का नवाब बना। इन्हें मुगल शासक अहमद शाह अपना वजीर बनाया, जिस कारण इसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। 1754 में अवध में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व शुजाउद्दौला किया। शुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला 1775 से 1797 नवाब बना। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से नखलऊ स्थानांतरित किया। इन्होंने नखलऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। शुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला 1775 से 1797 नवाब बना। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से नखलऊ स्थानांतरित किया। इन्होंने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अब मैसूर, जिसको कर्नाटक भी बोलते हैं,
विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर पर वोंडियार वंश का शासक था। इस वंश का अंतिम शासक कृष्ण राज नाम मात्र का शासक था। शासक की वास्तविक वागडोर दो मंत्रियों नंजराज था। नंगराज वित्त मंत्री और देवराज सेनापति के हाथों में थी। हैदर अली सैन्य सेवा में था। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 में डिंडुगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों को सहायता से एक संस्थागार की स्थापना की। हैदर अली नजर राज को हटाकर 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बना और 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित किया। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच जो 1769 में मद्रास की संधि के तहत समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 चला था। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहा था। इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। 1781 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच आयर कूट के नेतृत्व में पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना, जो युद्ध को जारी रखा। यह युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान। टीपू को कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ का ज्ञान था। इन्होंने अपने नवीन प्रयोग से नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन सम्मत कैलेंडर का प्रचलन किया। टीपू सुल्तान ने अपनी सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठन किया। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया तथा अपने को नागरिक टीपू कहकर पुकारा। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान तथा पेगु बर्मा में अपने व्यापारिक दूत तथा अरब, कुस्तुतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। टीपू को सीधा सौदा दैत्य मोन्स्टर प्योर एंड सिंपल कहा जाता था। टीपू को उसकी वीरता के कारण शेर ए मैसूर कहा जाता था। उनका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छी नहीं है। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट को युद्ध में प्रयोग किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 तक चला था। इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर वोडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। मतलब अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर वोडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। सिख धर्म और अंग्रेज। संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 तक रहे। जन्म 15 अप्रैल 1469 को नानकाना तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। इनका पिता मेहता
कालूराम, माता तुप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी थी, एक खत्री जाति से संबंधित है। गुरु नानक को 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवन को आभास हुआ। इन्होंने अपने स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किया। 1539 में गुरु नानक का करतारपुर में निधन हो गया। दूसरा गुरु बने सिख धर्म का गुरु अंगद, 1539 से 52। मूल नाम लहना था। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद ने किया। लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया गुरु अमरदास। ये बने तीसरा गुरु थे 1552 से 74। सती प्रथा का विरोध किया। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की। इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की। सिख धर्म की प्रचार के लिए वाइस गद्दी की स्थापना किया। अकबर स्वयं अमरदास से मिलने गोइंदवाल पंजाब गए तथा मुलाकात किया एवं उसके आग्रह पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास के पुत्र बाबा श्री चंद्र ने गुरु के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात अमरदास ने अपने शिष्य और दामाद रामदास को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया। उसके बाद चौथा गुरु बने गुरु रामदास 1574 से 81 में। इन्होंने 1577 में अमृतसर नामक नगर की स्थापना किया। गुरु रामदास ने 1577 में अमृतसर नामक नगर की स्थापना किया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकार घोषित किया। इसी के साथ गुरु का पद पैतृक हो गया, यानी गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया। पचवें गुरु हुआ गुरु अर्जुन देव, 1581 से लेके 1606 तक। सच्चा बादशाह कहे जाने वाले गुरु अर्जुन देव थे। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना किया। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना किया। अर्जुन देव ने 1589 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हर मंदिर की स्थापना किया। 1606 में जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण देने का आरोप लगाकर फांसी दे दिया। 1606 में जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण देने का आरोप लगाकर फांसी दे दिया। छठा गुरु थे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद छठा गुरु थे। ये 1606 से 1645 तक बने थे। अमृतसर की किलाबंदी करवाया। अकाल तख्त पूजा स्थल बनवाया। सिख को सैनिक शक्ति के रूप में ढाला। किरतपुर कश्मीर नामक नगर बसाया। किरतपुर कश्मीर नगर कौन बसाया? तो गुरु हरगोविंद ने बसाए थे। गुरु हरगोविंद ने बसाए थे। सतवें गुरु थे गुरु हर राय, 1645 से लेके 61 तक रहे थे। इसका दारा सिखों से अच्छा संबंध था बस। आठवां गुरु थे गुरु हरकिशन, 1661 से 64 तक रहे थे। औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में समझाया। चेचक की बीमारी के कारण निधन हो गया। गुरु तेज बहादुर, 1664 से लेके 75 तक। मूल नाम था त्यागमल। इसे बाकला दा बाबा कहा जाता था। गुरु तेग बहादुर को बाकला दा बाबा कहा जाता था। पंजाब में तोरन तारन नगर की स्थापना किया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले तौर पर विरोध किया। औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाकर इस्लाम कबूल करने को कहा। इनकार करने पर फांसी पर लटका दिया। इनका कथन था सर दाद सिर न दाद। आनंदपुर साहिब की स्थापना किया गुरु तेज बहादुर ने। 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 1675 से लेकर 1708 में बने थे। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। जन्म 1666 में पटना में हुआ था। पिता गुरु तेज बहादुर, पत्नी सुंदरी एवं जीतू। पुत्र 4 थे, अजीत, जुझारू, जोरावर, फतेह। माता गुदरीबाई।
सिखों के लिए पंचककार केस, कंघा, कृपाल, कच्छा, कड़ा को अनिवार्य बना दिया तथा नाम के अंत में सी जोड़ने को कहा। सिखों के लिए पंचककार मतलब केस, कंघा, कृपाल, कच्छा, कड़ा अनिवार्य बना दिया और नाम के अंत में सी जोड़ने को कहा। इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप प्रदान किया। पाहुल प्राणी की शुरुआत किया। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया। जफरनामा की रचना किया। इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे। इनके गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे। सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिरवा दिया। इनकी हत्या 1708 में नादेर महाराष्ट्र नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के निधन के पश्चात गुरु का पद समाप्त हो गया। अब नेता का पद अस्तित्व में आया। यह पद बंदा बहादुर को मिला। लक्ष्मण दास, इसका नाम लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर को 1775 में फर्रुखसियर ने फांसी पर लटका दिया। इनकी हत्या के बाद सिख राज का उत्कर्ष थम गया, लेकिन शीघ्र ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण से उत्पन्न व्यवस्था का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्य को पुनः उत्कर्ष हुआ। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख कृषकों जो पृथक पृथक जत्थों में बटे थे को संग्रहित कर एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया गया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही सिख 12 स्वतंत्र मिसालों या जत्थों में संगठित हो चुके थे। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा आरंभ की। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल में जलमे रंजीत सिंह काफी प्रसिद्ध हुए। इन्हें इतिहासकार में शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। मिसल नेता संस्थापक फैजल पुलिया या सिंह पुलिया। नवाब कपूर सिंह। फैजल पुलिया और सिंह पुलिया का नेता या संस्थापक कौन थे? नवाब कपूर सिंह। अहलूवालिया का नेता कौन थे? जस्सा सिंह अहलूवालिया। सुकर चकिया चरत सिंह भंगी। सरदार हरि सिंह। कन्हैया कौन थे? कन्हैया के थे जय सिंह। राम गद्दिया के थे जस्सा सिंह इछोगिलिया। फलकिया के चौधरी फूल सिंह। निशान वालिया संगत सिंह व मोहर सिंह। करोड़ सिंधिया बघेल सिंह। शहीद मिसल निहंग दीप सिंह। नक्काई सरदार हीरा सिंह। डलेवालिया गुलाब सिंह। रंजीत सिंह के देखते हैं। रंजीत सिंह 1780 से 1839। 5 विवाह एवं 7 पुत्र। रंजीत सिंह 5 विवाह एवं 7 पुत्र थे इनके। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख मान सिंह के यहाँ हुआ था। मान सिंह की मृत्यु के बाद 1792 में रंजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। रंजीत सिंह 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर को बनाया था। रंजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। इनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है कि रंजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। विदेशी मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों प्रांत में बांटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह
1798 में रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। रंजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा आसफ अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। 1839 में रंजीत सिंह का निधन हो गया। उत्तराधिकार खड़क सिंह रंजीत सिंह का पुत्र था, जो 1839 से 40 तक रहा। नौलिहाल सिंह खड़क सिंह का पुत्र था, 1840 से 41 में रहा। शेर सिंह रंजीत सिंह का पुत्र था, 1841-43। दिलीप सिंह रंजीत सिंह का पुत्र था, 1843-49। आंग्लो सिख संघर्ष दिलीप सिंह के काल में हुआ था। आंग्लो सिख संघर्ष दिलीप सिंह के काल में हुआ था। प्रथम आंग्लो सिख संघर्ष 1845 से 46 तक हुआ था। इस संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना प्रमुख सर ह्यूगेज था। लाहौर की संधि के तहत यह संघर्ष समाप्त हुआ। आगे चलकर दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई, जिसके अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 तक चला। लॉर्ड डलहौजी उस समय थे। रामनगर का युद्ध 1848, चिलियावाला का युद्ध 1849 द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध से संबंधित था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह के पद पर बहादुर शाह द्वितीय था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे, जबकि विरोधी दल का नेता डिजरेली थे। 1857 का विद्रोह स्वरूप और प्रकृति उसका देखेंगे, कारण देखेंगे, प्रसार नेतृत्वकर्ता देखेंगे, असफलता के कारण और परिणाम, ये सारे हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं। स्वरूप और प्रकृति इसका कैसा था। तो भारतीय विद्वानों का मत था क्या सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एक किसने कहे थे, तो बी.डी. सावरकर जी ने कहे थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। फिर यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। ये आर.सी. मजूमदार जी ने कहे थे कि यह न तो प्रथम और न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। आर.जी. मजूमदार ने कहा था। जन क्रांति, यह जन क्रांति है। रामविलास शर्मा ने कहा था कि यह जन क्रांति है, यह जन क्रांति था। रामविलास शर्मा ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। ये पंडित नेहरू ने कहते हैं। अगर यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं था तो इसे सिपाही विद्रोह कहना भी गलत होगा। एस.एन. सेन ने कहते हैं कि यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं था तो यह सिपाही विद्रोह कहना भी गलत होगा। एस.एन. सेन ने कहा था। नोट, 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे, जिन्होंने 1857 नाम पुस्तक की रचना की। 1857 नाम पुस्तक की रचना किसने की? एस.एन. सेन ने की थी। अब देखते हैं विदेशी विद्वानों का क्या मत था। तो विदेशी विद्वानों का मत था क्या एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली ने कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह एक सैनिक सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवलियन और लॉरेंस ने कहा था
यह समयता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह समयता एवं बर्बरता का बीच का युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध का युद्ध था। यह हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। निष्कर्ष ये था कि यह कह सकते हैं कि यह पूर्णतः न सिपाही विद्रोह था और न जन क्रांति थी, बल्कि कुछ सिपाही और कुछ भारतीयों द्वारा किया गया एक क्रांति था। क्रांति से हम इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि 1857 के विद्रोह में भारत में आमूल चूक परिवर्तन किया। जैसे कि 1857 के विद्रोह के पूर्व जहां भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन था, उसे समाप्त कर अंग्रेजी सरकार के प्रत्यक्ष तौर पर भारत में शासन की स्थापना हुई। अब देखते हैं कारण क्या था इसका। राजनीतिक कारण यह था कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया द्वैध शासन व्यवस्था जिसने भारत में बड़े बड़े अकाल को जन्म दिया। वारेन हेस्टी और लॉर्ड कॉर्नवालिस की आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग का फॉरवर्ड पॉलिसी नीति, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण क्या था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया सती प्रथा और ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तीसरा कारण देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकार लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। और चौथा था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1850 एडी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास किया। पांचवा था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 एडी में सैनिक अधिनियम पास किया। छठा, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 एडी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकार बादशाह नहीं कहलाएंगे बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। आर्थिक कारण, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई प्रकार के आर्थिक नीति जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयत व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था लागू किए गए। इस सभी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को शोषण किया। सैन्य कारण क्या था कि अंग्रेजी कंपनी की सेना में भारतीय और यूरोपियों का अनुपात 5:1 था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों को न अधिकार सुविधाएं और न ही अधिक पगार दिया जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों के साथ साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता था। उन्हें कुत्ता या सुअर कहकर भी पुकारा जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिक उच्च पद को ग्रहण भी नहीं कर सकते थे। तत्कालिक कारण, चर्बी युक्त कारतूस का शामिल होना। अंग्रेजी कंपनी ने दिसंबर 1856 एडी में अपनी सेना में ब्राउन बेस राइफल की जगह दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया। इस राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण दमदम बंगाल, अंबाला पंजाब, सियालकोट पाकिस्तान में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले उसके खाल को मुंह से खोलना होता था। कारतूस के ऊपरी खोल के ऊपर में यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए सही नहीं था। जब इस बात की खबर बंगाल के बैरकपुर के 34वें NI के सिपाही मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की 24 मार्च 1857 को हत्या कर दिया गया। जब देखिए यहाँ से देखते हैं कि कह रहा था कि इनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया मंगल पांडे ने, और फिर कह रहा कि वो बड़े अधिकारी जो थे जनरल ह्यूरस और जनरल वाग की 29 मार्च 1857 को हत्या कर दिया गया था। इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर 18 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नेता मंगल पांडे थे। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो मंगल पांडे थे। 1857 के विद्रोह के शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए।
विद्रोह का आरंभ कब हुआ? 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से हुई थी। मेरठ कहाँ? तो यूपी में है। प्रसार और नेतृत्वकर्ता। संपूर्ण भारत 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, बल्कि भारत का कुछ हिस्सा जैसे मध्य भारत, उत्तर भारत प्रभावित था। दिल्ली, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्षेत्र नेतृत्वकर्ता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जबकि सैन्य नेतृत्व वक्त खां के द्वारा किया गया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु निकलसन और हडसन को भेजा गया था। कह रहा है यहाँ पे कि दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु निकलसन और हडसन को भेजा गया था, जिसमें विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, जबकि हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। अवध और लखनऊ, इस क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। इस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारे गए, जबकि विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। बेगम हजरत महल विद्रोह के समाप्ति के अंतिम दौर में भागकर नेपाल चली गई थी। कानपुर, इस क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। नाना साहेब का मूल नाम घोंदूपन था। नाना साहेब के प्रमुख सलाहकार उजी मुल्ला थे। नाना साहेब के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो उजी मुल्ला थे, जिन्होंने नाना साहेब के पेंशन की पैरवी की। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने संभाला। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। विद्रोह के अंतिम दौर में नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। इस क्षेत्र में अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है। पटना के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई मानी जाती है। पटना के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। पटना के पश्चात यह विद्रोह दानापुर, मुजफ्फरपुर, आरा पहुंचा। पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व करता आरा के जगदेशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। इन्होंने लगभग 80 वर्ष की उम्र में नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी लीग ग्राउंड के साथ 23 अप्रैल 1858 को हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह ने लीग ग्राउंड को पराजित किया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संघर्ष के दौरान ही वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। कुछ ही दिनों के पश्चात उनका निधन हो गया। तत्पश्चात विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संभाला। बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय विलियम टेलर और विसेंट आयर को जाता है। झांसी और ग्वालियर, इस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। उनका जन्म बनारस में, जबकि समाधि स्थल ग्वालियर में है। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका थी। रानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई 17 जून 1858 को मारी गई। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दिया। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल ह्यूरोज को जाता है। फैजाबाद, अयोध्या, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया। यह मूल रूप से दक्षिण भारत का रहने वाला था। मौलवी अहमदुल्लाह अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। हाल ही के दिनों में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। इलाहाबाद और बनारस,
इस क्षेत्र के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, जबकि विद्रोह को दबाने का श्रेय कर्नल नील को जाता है। बरेली, इस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां के द्वारा किया गया, जबकि विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजस्थान में ठाकुर कौशल सिंह, महाराष्ट्र से रंगोजी बापू, गोरखपुर से गजाधार सिंह, मथुरा से देवी सिंह तथा असम से मणिराज दत्त ने किया। सफलता के कारण, इस विद्रोह का असफलता के कई कारण। केंद्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। इस विद्रोह की शुरुआत भले ही सिपाहियों के द्वारा की गई हो, लेकिन सिपाही वर्ग के लोग भी पूर्णतः शामिल नहीं था। इस विद्रोह में अगर अवध का सिपाही विद्रोह था तो वही पंजाब और गोरखा सिपाही अंग्रेज का साथ दे रहा था। इस विद्रोह में जहां एक और अवध के नवाब विद्रोह था, तो दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम और इंदौर को होलकर, बिहार के दरभंगा के महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसी घटना को लेकर लॉर्ड कैनिंग ने कहा, अगर 1857 के विद्रोह में देसी रियासत साथ नहीं देता तो अंग्रेजी कंपनी भारत में अपनी शासन का बचाव नहीं कर पाती। पचमा था क्या? इस विद्रोह में शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग अपने आप को अलग रखा। परिणाम क्या मिला? इसके कई सारे परिणाम हैं जो निम्न है। इस विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन की समाप्ति हुई तथा भारत के प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी सरकार के शासन की स्थापना हुई। इस विद्रोह की समाप्ति के पश्चात 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। इस विद्रोह के पश्चात मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन हेतु पीलकर्म आयोग का गठन किया, जिसने अंग्रेजी सरकार की सेना में बंगाल और अवध के सैनिकों की संख्या को घटाया, वही दूसरी ओर पंजाब और गोरखा के सैनिकों की संख्या बढ़ाया। इस विद्रोह के पश्चात भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। महत्वपूर्ण पुस्तकें: आवर क्रिसेस, W. तैयर ने लिखा। आवर इंडिया मुसलमान, W. हंटर। 1857 एसेंशन, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, B.D. सावरकर। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता।